अस्सलाम वालेकुम। साइटेक उर्दू में खुशामदीद। फ़िज़िक्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 7 है मादा की खसूसियात, या इंग्लिश में हम कहेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम टॉपिक्स की फहरिस्त देख लेते हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर नज़रिया। इसके बाद हम डेंसिटी की डेफिनेशन देखेंगे, प्रेशर, इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मायात में प्रेशर, उछाल की फ़ोर्स, तैरने का असूल, इलास्टिसिटी, और लास्ट वाला आपका टॉपिक होगा स्ट्रेस, स्ट्रेन और एंगुलर मॉडुलस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं पहले टॉपिक से, जो कि 7.1 मादा का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। इंग्लिश में हम कहेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। तो शक्ल 7.2 में दिखाए गए मादा के काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की चंद नुमायाँ खसूसियात दर्ज झैल हैं। जहाँ पे आगे मादा की कुछ खसूसियात दी गई हैं, लेकिन साथ साथ खसूसियात पढ़ने से पहले आपने साथ साथ इसकी शक्ल 7.2 भी देखनी है, ताकि आपको खसूसियात समझने में आसानी हो। जो पॉइंट दिया गया है वो है मादा ज़रात से मिलकर बना है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी जो भी मादा है, चाहे वो ठोस है, माया है या गैस है, वो छोटे छोटे ज़रात या पीसीस से मिलकर बना हुआ है, जिसे हमने मॉलिक्यूल्स का नाम दिया है। आगे मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत करते रहते हैं। यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त हरकत में मौजूद होते हैं, बेशक हमें नज़र आएँ या ना आएँ, बेशक गैसेस हों या ठोस हों या माया हो। और उनकी मॉलिक्यूल्स की जो हरकत है किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, लेकिन हर वक्त मुसलसल हरकत में रहते हैं। और तीसरी इसकी खसूसियात है मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फ़ोर्स मौजूद होती है। और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को एक फ़ोर्स के साथ खींच रहे होते हैं, अट्रैक्ट किया होता है उन्होंने। सबसे पहले हम देख लेते हैं ठोस। ठोस अजसाम मसलन पत्थर, धाती, चम्मच और पेंसिल वगैरह की मखसूस शक्ल और वॉल्यूम होता है। इनके मॉलिक्यूल मजबूत कशिश की फ़ोर्स की वजह से एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं। यानी इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, ना हम अपनी वस्ती पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं शक्ल 7.3 में, यहाँ पे देखें उनके दरमियान फासला बहुत कम है। फासला ना होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते मॉलिक्यूल्स, जो ठोस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन होती है। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में मोशन के जो चैप्टर था आपके, उसमें आपने पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पे भी यही है कि ये इनके अंदर जो मोशन होती है सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन ही मौजूद होती है ये ठोस के अंदर, इसके अलावा दूसरी मोशन इसमें नहीं होती है। आगे हम देखते हैं मायात, जो लिक्विड्स हैं। माया में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ठोस अजसाम के बनिस्बत ज़्यादा होता है। ठोस के हवाले से इसमें आप शक्ल भी साथ देखते जाएँ। 7.4 में जो माया है लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, तो इनके दरमियान जो माया के हैं उनमें फ़ासला ज़्यादा है, लिहाजा इनके दरमियान कशिश की फ़ोर्स कमज़ोर होती है। यानी जितना उनका फ़ासला कम होगा, जैसे ठोस में उनका फ़ासला कम है तो उनमें फ़ोर्स ज़्यादा है, जहाँ पे फ़ासला थोड़ा ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। ठोस अजसाम की तरह माया के मॉलिक्यूल्स भी अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मजबूती से जुड़े नहीं होते। लेकिन इनमें भी वाइब्रेशन मौजूद होती है, लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल के दरमियान फासला भी ज़्यादा है। कमज़ोर कशिश की फ़ोर्स के बायस वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, यानी कि इनके अंदर एक दूसरी मोशन भी है, स्लाइडिंग मोशन भी जिसे आप कह सकते हैं। इसी वजह से मायात बह जाते हैं। किसी मखसूस मकदार के माया का वॉल्यूम तो वही रहता है, लेकिन चूँकि माया बह जाता है लिहाजा माया हर उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसमें उसे अंडेला जाए। लिक्विड को आप पानी की मिसाल से समझ सकते हैं। पानी एक जगह से दूसरी जगह बह भी जाता है क्योंकि उसमें स्लाइडिंग फोर्स होती है। इसके अलावा जिस बर्तन में उसे डाला जाए पानी को, तो वो उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। जैसे अगर आप गिलास में पानी डालें तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जग में डालें तो जग की शक्ल में, या किसी और बर्तन में डालें तो उसी की शक्ल में इख्तियार कर लेता है। तो आगे नेक्स्ट है आपका गैसेस।
गैसेस में क्या होता है, गैसेस मसलन हवा की मखसूस शक्ल और वॉल्यूम नहीं होता और उन्हें किसी भी शक्ल के बर्तन में भरा जा सकता है। तो गैसेस की जो आप एग्जांपल सेम ले सकते हो वो हवा की देख सकते हो, हवा की कोई मखसूस शक्ल भी नहीं होती। इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं और इंतहाई ज़्यादा वेलोसिटी से हरकत करते हैं। और गैसेस में कौन सी मोशन बताई गई है, जहाँ पर रैंडम मोशन होती है। रैंडम का मतलब है कि किसी वो एक ख़ास एंगल या लाइन में वो हरकत नहीं कर रहे होते, जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई इधर कोई उधर हरकत कर रहे होते हैं, किसी ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। हर मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में भी हरकत कर रहे होते हैं और इनके साथ शक्ल में दिखाया गया है मॉलिक्यूल के दरमियान कितना फासला है, वो कितनी फोर्सेस लग रही हैं इनके दरमियान। आगे ठोस अजसाम और मायात की बनिस्बत गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ठोस और मायात के मुकाबले में गैसेस काफ़ी हल्की होती हैं, दबाने से इनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों से मुसलसल टकराते रहते हैं, लिहाजा गैस बर्तन की दीवारों पर प्रेशर डालती है और इसको हम दबा के इसका वॉल्यूम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो घरों में सिलेंडर होते हैं जो हम चूल्हे के लिए इस्तेमाल करते हैं गैसेस, तो उसमें भी क्या होता है, गैसेस अगर वो फ़ज़ा में छोड़ दी जाए पूरे घर में फैल जाती है, लेकिन उसको क्या है दबा के एक सिलेंडर के अंदर उन्होंने जमा किया होता है। तो इसी तरह हम किसी भी गैस को दबा के किसी सिलेंडर में हम रख सकते हैं और जब सिलेंडर या बर्तन के अंदर जब होता है तो उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं। वो टकराते इस वजह से हैं क्योंकि वो हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं, यानी उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर निकलें, तो इस वजह से वो प्रेशर डालते हैं बर्तन पर भी। जैसे कि इसके अलावा आप गैसेस की उसमें भी एग्जांपल दे सकते हैं। जो प्रेशर कुकर होता है हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने के लिए, तो उसमें भी जब पानी भाप की शक्ल इख्तियार करता है तो भाप भी एक गैस है, गैस की शक्ल में आ जाती है, तो वो भी एक प्रेशर बर्तन पर डालती है। आगे है प्लाज्मा, मादा की चौथी हालत। तीन तो हालत वो तो आपने नाम भी सुने होंगे, पढ़ा भी होगा उनके बारे में, जो ठोस माया गैस है। लेकिन यहाँ पे एक नई हालत कंडीशन उन्होंने शामिल की है मैटर की, मादा की, जो कि है प्लाज्मा। अगर किसी गैस को मुसलसल गर्म किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत भी तेज़ तर होती चली जाती है। गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराव शदीद होता चला जाता है, जो गैस के एटम्स के टूटने का बायस बनता है। एटम्स के इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। मादा की इस हालत को प्लाज्मा कहते हैं। ये कहते हैं अगर किसी गैस को मुसलसल गर्म किया जाए तो उसमें जितना उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें जो रैंडम मोशन होगी उनकी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होती जाती है। वो इतनी ज़्यादा होती जाती है, आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से कुछ एटम आपस में टूट जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है तो वो क्या हो जाते हैं, एटम से क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं, यानी उन पर या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वही हालत जिसमें वो आयन बन जाते हैं या आयनिक स्टेट जो होती है उनकी, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आपने पढ़ना है या आपने पढ़ लिया होगा, तो वहाँ पे भी इसमें तफसीलन जिक्र है इसका, प्लाज्मा की हालत का। जब किसी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसमें भी प्लाज्मा बन जाता है। यानी किसी गैस में से ट्यूब में से अगर करंट हम गुजारते हैं तो वो भी क्या है, जो गैस होगी वो भी आयनिक शक्ल में आ जाती है, उसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बन जाते हैं। आगे प्लाज्मा को मादा की चौथी हालत कहा जाता है। इसमें गैस आयनिक हालत में होती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी के बाद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन्स अलहदा हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्लाज्मा की हालत मौजूद हो तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव आयन जिन्हें आप प्रोटॉन कहते हैं, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। रोशन ट्यूब्स, नियॉन और फ्लोरेसेंट में भी प्लाज्मा पाया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या नियॉन जो ट्यूब्स होती हैं या बल्ब होते हैं, जो आपने घरों में भी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लगी होती थी जिसमें वाइट कलर की लंबी वाली ट्यूब्स होती थी, अभी तो LEDs आ गए हैं, तो उसमें भी क्या है, जितनी भी गैसेस होती हैं प्लाज्मा की शक्ल में उसमें भी होती थी। कायनात में पाया जाने वाला बेशतर मादा प्लाज्मा की हालत में है। सितारों मसलन सूरज में मौजूद गैसेस आयनिक हालत में होती है। प्लाज्मा मादे की इंतहाई कंडक्टिंग हालत है जो इलेक्ट्रिक करंट गुजरने देता है। शक्ल में एक प्लाज्मा बल्ब दिखाया गया है, शक्ल 7/6 में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी।
डेंसिटी का हम सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि ये जानने के लिए कि कौन सा जिस्म हल्का है और कौन सा भारी, हम आम तौर पर मुख्तलिफ अशिया की डेंसिटीज़ का आपस में मुवाजना करते हैं, यानी कंपेयर करते हैं। किसी शय की डेंसिटी उसके मैस और वॉल्यूम की निस्बत से मालूम की जाती है, यानी किस चीज़ का मैस और वॉल्यूम आपको मालूम हो तो उससे हम डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे बॉक्स में डेंसिटी की डेफिनेशन दी गई है कि किसी जिस्म के यूनिट वॉल्यूम का मैस डेंसिटी कहलाता है, और मैथमेटिकली उसे हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू शय का मैस डिवाइडेड बाय शय का वॉल्यूम। और सिस्टम इंटरनेशनल में जो एसआई यूनिट का सिस्टम है उसमें डेंसिटी की यूनिट क्या है, किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि फार्मूले से देख लें ये मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो मैस की आपकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की आपकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो उसी से आपकी डेंसिटी की यूनिट बन जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हमें किसी मटेरियल का मैस और उसका वॉल्यूम मालूम हो तो हम उसकी डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लीटर पानी का मास 5 किलोग्राम है, उसकी डेंसिटी मसावात 7.1 में कीमतें दर्ज करने से मालूम की जा सकती है। तो 1 लीटर आपके पास इक्वल होता है 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 5 लीटर दिए गए हैं, तो उसको हम पहले हमने लीटर को किस में कन्वर्ट किया है, मीटर क्यूब में। तो उसके बाद 5 लीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पानी की डेंसिटी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 5 ज़रब 10 की ताकत -3। 5 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, तो आपके पास नीचे रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10 की ताकत -3। और 10 की ताकत -3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की ताकत -3। और 10 की ताकत 3 आपके इक्वल होता है 1000 के। तो आपके पास पानी की डेंसिटी आ जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ राइट साइड पे एक बॉक्स दिया गया है जो कि लिखा हुआ मुफीद मालूमात। ये भी आपने देखनी है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में कितने होते हैं, 10 की ताकत -3 मीटर क्यूब। ये आपने जो वैल्यूज़ हैं ये याद रखनी है, क्योंकि अगर आपका न्यूमेरिकल आता है तो ये वैल्यूज़ वहाँ पे यूज़ होंगी। ऑल 7.1 एक 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के पत्थर का मैस 500 ग्राम है, इसकी डेंसिटी मालूम करें। यहाँ पे मैस m गिवन है जो 100 ग्राम, और v जो इसका वॉल्यूम है, यहाँ पे आप कैपिटल V लिखेंगे जो कि 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे आपके पास फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। उसमें आप वैल्यू डालें तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ पे हमने SI यूनिट में इसे कन्वर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जो ग्राम थे, हालांकि मैस की जो SI यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है और वॉल्यूम की SI यूनिट मीटर क्यूब होती है, ना कि सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने मैस को भी कन्वर्ट करना होगा और वॉल्यूम दोनों को कन्वर्ट करना होगा। ये नहीं करना कि मैस को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब रहने दें, नहीं। अगर कन्वर्ट करना है तो फिर दोनों को आपने कन्वर्ट करना होगा, तब आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, साथ ये बॉक्स जो दिया हुआ है इसको भी आप देख लें कि क्या आप जानते हैं कि ज़मीन का एटमॉस्फेयर ऊपर की जानब चंद 100 किलोमीटर तक मुसलसल कम होती डेंसिटी के साथ फैला हुआ है। यानी ज़मीन का जितना एटमॉस्फेयर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इसका करीबन निस्फ मैस सतह समुंदर और 10 किलोमीटर के दरमियान पाया जाता है। एटमॉस्फेयर का 99% मैस सतह समुंदर से 30 किलोमीटर के फासले तक पाया जाता है। यानी जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है वो ऊपर अगर बंदा चला जाए तो 30 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर कहलाएगा। इसके बाद आपकी खला शुरू हो जाएगी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। और जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जूं जूं हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा लतीफ़ से लतीफ़ होती जाती है, यानी हवा का जो फैलाव है ज़्यादा होता जाता है और हवा हल्की से हल्की होती जाती है। वैसे आपने देखा होगा जैसे जैसे बंदा ऊपर जाए तो ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। तो वही है, ऑक्सीजन भी हवा का हिस्सा ही है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। तो आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है 7.3 जो कि प्रेशर। पेंसिल के सिरों को हथेलियों के दरमियान रख कर दबाएं। पेंसिल की नोक से दबने वाली हथेली दूसरी हथेली से ज़्यादा दर्द महसूस करेगी। जिससे पेंसिल की नोक होगी
वो ज़्यादा हथेली में दर्द पैदा करेगी, ज़्यादा चुभेगी। हम एक ड्राइंग पिन को अंगूठे की मदद से दबाकर लकड़ी के बोर्ड में गाड़ सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ड्राइंग पिन पर लगाई जाने वाली फोर्स पिन की तेज़ नोक के नीचे इंतहाई कम एरिया पर मरकूज़ हो जाती है। एक ड्राइंग पिन जिसकी नोक तेज़ ना हो को लकड़ी के बोर्ड में गाड़ना मुश्किल होता है। इन मिसालों से हमें पता चलता है कि लगाई जाने वाली फोर्स जिस कदर कम एरिया पर अमल करेगी उस कदर इसका असर ज़्यादा होगा। चूँकि पेंसिल या कील की नोक का एरिया इंतहाई कम होता है, लिहाजा फोर्स का असर बढ़ जाता है। यानी जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, जो एंड पे जितनी उसकी नोकदार चीज़ होगी, उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी। ऐसी मकदार जिसका इन्हिसार फोर्स पर हो और जो लगाए जाने वाले एरिया में इजाफे से कम हो जाए, प्रेशर कहलाती है। किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमूदन लगाई जाने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। वो फोर्स जो किसी ख़ास एरिया पर लगाई जाए तो उसको हम प्रेशर बोलेंगे। और यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में इन्होंने कहा था कि जितना एरिया उसका कम होता जाएगा तो आपकी फोर्स क्या है, ज़्यादा होती जाती है। और जितना उसका एरिया ज़्यादा होता जाएगा, जैसे आप देखें जितनी उसकी, अगर ऊपर वाली एग्जांपल से हम समझें तो जितनी उसकी नोक कील की या पेंसिल की मोटी होती जाएगी तो आपकी जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। यानी एक तरफ से एरिया ज़्यादा हो रहा है तो आपकी फोर्स कम होती जा रही है। तो आगे इसका फार्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो इसको अगर दूसरे मैथमेटिकल लिखें तो क्या आ जाता है, P इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए। और प्रेशर एक स्केलर मकदार है और ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप फार्मूले से देख लें, एफ़ की होती है फोर्स की न्यूटन और एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फार्मूले के तहत। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, पास्कल के। अच्छा, अगर आपका ये टॉपिक आ जाता है एरिया का, इसकी यानी डेफिनेशन लिखें या कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो आपने इसका शुरू करना है यहाँ से, ऐसी मकदार जिसका इन्हिसार फोर्स पर हो, यहाँ से लेकर एंड तक 1 पास्कल तक आपने लिखना होगा। ऊपर आप एग्जांपल जहाँ पे छोड़ भी सकते हो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो। आगे नेक्स्ट आपका है कि 7.4 टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले हमने पढ़ा है सिंपल प्रेशर क्या होता है, अभी आ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ज़मीन को हवा के गिलाफ ने घेर रखा है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये सतह समुंदर के ऊपर चंद सौ किलोमीटर तक फैला हुआ है। जिस तरह कुछ मखसूस समुद्री मखलूक़ात समुंदर की तह में रहती हैं, बिल्कुल इसी तरह हम हवा के एक बहुत बड़े समुंदर की तह में रहते हैं। एटमॉस्फेयर में हवा की डेंसिटी एक जैसी नहीं है। जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाएं, ये मुसलसल कम होती जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर समत पर अमल करता है। अच्छा, यहाँ पे आगे इन्होंने एक नई चीज़ बताई है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये चारों समत अमल करता है। ये यानी इसकी कोई ख़ास एक समत नहीं है। लड़की क्या कह रही है, साबुन के बुलबुले फैलते हैं यहाँ तक कि उसके अंदर हवा का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता जाता है। साबुन के बुलबुलों की शक्ल स्फेरिकल क्यों होती है? क्या आप इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलबुले के तमाम अतराफ से यकसां अमल करता है, जैसे शक्ल 7.9 में दिखाया गया है। आगे है, जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है। गुब्बारा किस समत में फैलता है? ये तो आपने देखा भी होगा, जब आप उसे हवा भरते हो तो वो चारों तरफ फैलता है, किसी खास डायरेक्शन में नहीं फैलता, चारों तरफ फैलता है। ये हकीकत है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है, एक सादा तजर्बे से बयान किया जा सकता है। नीचे एक तजर्बा दिया गया है, आपने तजर्बे को साथ डायग्राम भी बनी हुई है, उसके साथ देखते जाएं। एक ढक्कन वाला खाली टीन का डब्बा लें, इसका ढक्कन उतारें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसे आग के ऊपर रखें और इंतज़ार करें कि यहाँ तक कि पानी उबल जाए और भाप डब्बे में मौजूद हवा को बाहर निकाल दे। इसे आग से उतार लें, यानी उसे इतना उबालना है कि वो पानी आपका क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। डब्बे को ढक्कन लगाकर मजबूती से बंद कर दें। अब उसे नलके के पानी के नीचे रखें। डब्बा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पिचक जाएगा। क्यों? जब डब्बे को नलके के पानी से ठंडा किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद भाप मंजमद हो जाती है। भाप के पानी में तब्दील होने पर डब्बे में खाली जगह पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से डब्बे के अंदर का प्रेशर उसके बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जिसके बाद डब्बा तमाम अतराफ से पिचक जाता है। इससे साबित होता है कि एटमॉस्फेयर तमाम अतराफ से प्रेशर डालता है। इस हकीकत को प्लास्टिक की खाली बोतल में से हवा बाहर खींचने पर पिचकने के अमली मुजाहरे से भी दिखाया जा सकता है।
जो आपके पास घरों में जो पेप्सी या कोका कोला की जो बोतलें हैं उसमें भी अगर आप हवा निकालें तो वो क्या होगी, प्लास्टिक बोतल चिपक जाती है थोड़ी सी, तो उसमें भी यही अमल दखल होता है जो एटमॉस्फेरिक का होता है, क्योंकि उसमें से हवा निकल जाती है तो वो दोबारा अपनी असली हालत में आती नहीं है। इसके बाद अगर आप उसका ढक्कन खोलें तो दोबारा वो जो बोतल होगी प्लास्टिक की अपनी पहले वाली हालत में आ जाती है। आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश हम कैसे करते हैं? सतह समुद्र पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,01,300 पास्कल यानी 1,01,300 न्यूटन पर मीटर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाले आलात को बैरोमीटर्स कहते हैं। मर्करी बैरोमीटर एक सादा बैरोमीटर की मिसाल है जो एक साथ शक्ल में दिखाई गई है। ये एक तरफ से बंद 1 मीटर लंबी शीशे की ट्यूब पर मुश्तमिल होती है। इसे मरकरी से भरने के बाद एक मरकरी के बर्तन में अमूदन उल्टा कर दिया जाता है। शीशे की ट्यूब में मरकरी की सतह नीचे गिरते हुए एक ख़ास सतह पर रुक जाती है। ट्यूब में मरकरी का कॉलम इसकी बुनियाद पर दबाव डालता है। सतह समुद्र पर मरकरी कॉलम की बुलंदी तकरीबन 76 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे आपने को दिखाया गया है कि एक सिंपल बैरोमीटर दिखाया गया है जो कि उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर लंबी है, तो उसके अंदर भी मरकरी भरा हुआ है और जो नीचे जो बर्तन है जिसमें ये रखा हुआ है उसमें के अंदर भी मरकरी है। तो यहाँ पे नीचे उसका लिखा हुआ है कि मरकरी कॉलम की बुलंदी कितनी है, करीबन 76 सेंटीमीटर होती है। जब इसके अंदर जहाँ पे साथ मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी 76 सेंटीमीटर उसकी आती है। तो 76 सेंटीमीटर बुलंद मरकरी कॉलम का प्रेशर 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्फेरिकल प्रेशर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अमूमन मरकरी कॉलम की बुलंदी के लिहाज से मापा जाता है। चूँकि किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा नहीं रहता, लिहाजा मरकरी कॉलम की बुलंदी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदलने से तब्दील होती रहती है। क्योंकि जो प्रेशर है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो प्रेशर क्या होता है, हवा का कम होता जाता है। तो वहाँ पे ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे इसका जो प्रेशर है कम हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू भी वहाँ पे आपको कम मिलेगी। यहाँ पे 76 सेंटीमीटर लग रही है आ रही है, तो वहाँ ऊपर जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मरकरी पानी से 13.6 गुना ज़्यादा कसीफ है, भारी है। जो कि मरकरी होता है काफ़ी वज़नी होता है। अगर आपने देखा हो इसको, मरकरी आपके जो इसमें भी यूज़ होता है आपके थर्मोमीटर में। इसके अलावा आपका जो बीपी चेक करने वाला अपरेटस होता है उसके अंदर भी मरकरी यूज़ होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी जगह मरकरी के कॉलम की बनिस्बत पानी के 13.6 गुना बुलंद कॉलम को अमूदन सहारा दे सकता है। बस सतह समुद्र पर पानी के कॉलम की अमूदन बुलंदी क्या होगी, 10.34 मीटर होगी। लिहाजा पानी के बैरोमीटर के बनाने के लिए 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शीशे की ट्यूब दरकार होगी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मरकरी की जगह हम पानी क्यों नहीं यूज़ करते, पानी का बैरोमीटर क्यों नहीं बना सकते। वो कहते हैं इसका एक तो ये होता है, ये कसीफ होता है 13.6 गुना पानी से, जिसकी वजह से इसका जो हमने बैरोमीटर बनाया है तो वो 1 मीटर तक बना है। लेकिन वही अगर पानी का हम बनाते तो वो 10.34 मीटर का बनता। तो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू जो ली है वो कैसे है, 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाई 13.6। 13.6 क्या था आपका जो कसीब था, कितना पानी से वज़नी कितना था, ये वो वैल्यू है। और 0.76 मीटर कौन सी है जो यहाँ पे इन्होंने ली हुई है ऊपर सतह समुद्र पर मरकरी कॉलम की बुलंदी करीबन 76 सेंटीमीटर है। 76 सेंटीमीटर थी तो उसको उन्होंने मीटर में कन्वर्ट किया है तो आ जाता था 0.76। इन दोनों को मल्टीप्लाई इन्होंने किया हुआ है जहाँ पर। आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होता है जब हम बुलंदी की तरफ जाते हैं या ज़मीन पे होते हैं। जो जो हम बुलंदी की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। पहाड़ों पर सतह समुंदर की बनिस्बत एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। 30 किलोमीटर की बुलंदी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 7 mm मरकरी के मसावी हो जाता है, जो कि करीबन 1000 पास्कल प्रेशर के बराबर होता है। यानी जितनी आप 30 किलोमीटर आप ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पर इसका प्रेशर कम हो के 7 मिलीमीटर तक रह जाता है। जिस बुलंदी पर हवा ना हो वहाँ ये 0 हो जाता है।
यानी ऊपर चलते जाएं जहाँ पे हवा एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाएगा, खला शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू सिफर हो जाएगी। बस किसी जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से हम उस जगह की बुलंदी मालूम कर सकते हैं। यानी अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आप किसी चीज़ की या किसी कोई पहाड़ है, माउंटेन या हिल, तो उसकी जगह की बुलंदी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौसम में तब्दीली की निशानदेही भी करता है। गर्मियों के किसी शदीद गर्म दिन में ज़मीन के ऊपर की हवा गर्म होकर फैल जाती है, जिसकी वजह से इस इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इसके बरक्स सर्दियों की सख्त सर्द रात को ज़मीन के ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। आपने मौसम के हालात सुनते हुए आपने सुना होगा कि किसी इलाके में हवा का दबाव कम है, किसी इलाके में हवा का दबाव ज़्यादा हो गया है, तो वह हवा का जो दबाव होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। इसके अलावा अगर आपके मोबाइल में वेदर की ऐप हो तो वहाँ पे एक तो टेम्परेचर वहाँ पे दिया होगा, साथ होती है विंड स्पीड लिखी होती है, हवा की रफ्तार क्या है, साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पे दिया होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके क्या है, आपके मौसम का हालात भी बयान करती हैं। किसी ख़ास जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तब्दीली इस जगह पर मौसम में आने वाली मुतवक्को तब्दीलियों की निशानदेही करती है। मिसाल के तौर पर किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतदरीज औसतन कमी इस जगह के नज़दीकी इलाके में प्रेशर में कमी की निशानदेही करती है। किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मामूली लेकिन तेज़ी से कमी उस जगह के नज़दीकी इलाके में आंधी और बारिश को ज़ाहिर करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी बारिश के साथ हवा चलने का पेशखेमा होता है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अचानक कमी की वजह किसी इलाके में चंद घंटों के दौरान आंधी, बारिश और तूफ़ान के इम्कान को ज़ाहिर करती है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे मुख्तलिफ़ हालतें बयान की गई हैं कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करें तो कहीं पे अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से आप मौसम का जो फोरकास्ट पेशन गोई वो भी आप कर सकते हैं। इसके बरक्स किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ज़्यादती और बाद में कमी शदीद मौसमी हालात को ज़ाहिर करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बतदरीज इजाफा एक लंबे खुशगवार मौसम में की अलामत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेज़ी से इजाफे का मतलब है कि बाद में फिर इसमें कमी होगी और आने वाला मौसम ख़राब होगा। नेक्स्ट आपने जो वेदर की आपके मोबाइल में अगर ऐप इंस्टॉल है तो उसमें भी आपने इसको देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि एटमॉस्फेयर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या बारिश आती है, तूफ़ान आता है, या सर्दी और गर्मी कैसे मौसम बदलता है। तो आप ये एक तरह का आप तजर्बा ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप को रोज़ाना चेक करके। इससे आपको साथ साथ मौसम की तब्दीली का भी पता चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 7.5 जो कि है मायात में प्रेशर या प्रेशर इन लिक्विड्स। मायात प्रेशर डालते हैं। माया का प्रेशर तमाम अतराफ़ में अमल करता है। अगर हम किसी माया में प्रेशर सेंसर प्रेशर मापने वाला आला रखें तो माये का प्रेशर इसमें डुबोए गए प्रेशर सेंसर की गहराई के साथ साथ बदलता रहता है। ये कहते हैं जो माया है, लिक्विड है, ये अगर किसी बर्तन में हो या कहीं पे भी हो तो वो क्या है, प्रेशर डालता है, एक फोर्स डालता है किसी चीज़ पे। तो यहाँ पे उस चीज़ को इन्होंने मेजर करने के लिए एक तजर्बा यहाँ पे किया है कि एक जो प्रेशर सेंसर है उसको किसी बर्तन में जिसमें पानी था या कोई भी माया था उसमें रखा है इन्होंने। फ़र्ज़ करें कि एरिया ए की एक सतह किसी माया में एच गहराई पर है, जिस शक्ल में सायादार इसे स्थित दिखाया गया है। इस सतह से ऊपर मौजूद माया के सिलेंडर की लंबाई एच होगी। यहाँ पे सिलेंडर एक दिया गया है जिसकी हाइट एच है, वो उसको क्या है, सतह से नीचे डुबोया हुआ है इन्होंने, जैसे आपने शक्ल में देखा है। इस सतह के ऊपर माया का वज़न डब्ल्यू इस सतह पर अमल करने वाली फोर्स है। अगर माया की डेंसिटी रो और उसके ऊपर माया का मास एम हो तो एम क्या आ जाएगा आपके पास, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। जहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया जहाँ पे है ए और हाइट क्या है एच, तो मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। डेंसिटी को जहाँ पे सिंबल जो निशान जो आप देख रहे हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रो बोलते हैं। ये पी से मिलता जुलता है और जो फोर्स है वो यहाँ पे वज़न की इक्वल है। तो वज़न का फार्मूला आपके पास था इक्वल टू mg।
तो इस केस में आपके पास आ जाएगा F इक्वल टू एम जी। तो एम जी में ऊपर जो m की वैल्यू थी ए एच रो, वो वैल्यू जहाँ पे पुट करें तो आपके पास F आ जाएगा ए एच रो जी। अच्छा, आपके पास फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था प्रेशर का, जो कि होता था F डिवाइडेड बाई ए। तो ऊपर जो F की वैल्यू है इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाता है, ए एच रो जी डिवाइडेड बाई ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी रो एच जी, जो कि H क्या है, गहराई पर माया का प्रेशर है। मुसव्वात साज कर 3 की मदद से हम डेंसिटी के माया का गहराई H पर प्रेशर मालूम कर सकते हैं। इस मुसव्वात से ज़ाहिर होता है कि माया में गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है, यानी जैसा आप नीचे जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही माया का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा जितनी गहराई में हम जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पास्कल का कानून। माया की सतह पर बैरूनी फोर्स लगाने से इसकी सतह पर माया का प्रेशर बढ़ जाता है। माया के प्रेशर में इजाफा तमाम अतराफ में और बर्तन की दीवारों पर जिसमें ये डाला गया है मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। इसे पास्कल का कानून कहते हैं, जिसे यूँ बयान किया जाता है आगे बॉक्स में जो लिखा हुआ है। जब किसी बर्तन में मौजूद माया के किसी पॉइंट पर प्रेशर लगाया जाता है तो ये प्रेशर बगैर किसी कमी के माया के दूसरे तमाम हिस्सों को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। इसका अमली मुज़ाहरा शीशे के एक ऐसे बर्तन की मदद से किया जा सकता है जिसके तमाम सतह पर सुराख हों, जैसे कि शक्ल 7.14 में दिखाया गया। इस बर्तन को पानी से भरें और पिस्टन को धकेलें। किस तरफ धकेलना है, नीचे की तरफ धकेलना है, इस पर प्रेशर लगाना है तो पानी बर्तन के तमाम सुराखों से यकसां प्रेशर के साथ बाहर खारिज होगा। पिस्टन पर लगाई गई फोर्स पानी पर प्रेशर डालती है। यह प्रेशर माया में तमाम अतराफ़ की जानब मसावी तौर पर मुंतकिल होता है। यानी अगर आप ऊपर इसको प्रेशर लगाएं तो जितने इसमें सुराख हैं तो सब सुराखों में से एक जैसा ही, एक ही मिकदार में पानी निकलेगा। ये नहीं होगा कि ऊपर वाले हिस्सों में से, सुराखों में से ज़्यादा पानी निकले और नीचे वालों में से कम नहीं। तो यही ये किया है, पास्कल का कानून है कि जब किसी माया पे प्रेशर लगता है तो माया क्या करेगा, चारों तरफ प्रेशर लगाएगा मसावी तौर पर। यह कानून अमूमन सियाल यानी मायात और गैसेस दोनों के लिए काबिल अमल है। यानी यही जो हमने कानून पढ़ा है पास्कल का कानून, ये दोनों पे लागू हो सकता है, लिक्विड्स पे भी और गैसेस पे भी। और यहाँ पे सियाल का मतलब है जैसे पेट्रोल और डीजल, वो भी आपका माया ही होता है, लिक्विड शेप में होते हैं। आगे है पास्कल के कानून का इतलाक़। इसकी आगे एप्लीकेशन दी गई हैं कि पास्कल का कानून कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में। तो पहले जो इसकी इन्होंने एप्लीकेशन दी गई है, जो इसका इस्तेमाल दिया गया है वो है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के कानून पर काम करता है। ये दो मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के सिलेंडरों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि शक्ल 7.16 में दिखाया गया है। इन सिलेंडरों में पिस्टन लगे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि इन पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए और कैपिटल ए है। देन यहाँ पे जो राइट साइड का सिलेंडर है छोटे वाला, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे स्मॉल ए शो किया गया है, और जो बड़े वाला सिलेंडर है उसका जो पिस्टन है उस पर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए दिया गया है। छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के पिस्टन पर फोर्स F1 लगाई जाती है। छोटे पिस्टन का पैदा करदा प्रेशर P बड़े पिस्टन पर मसावी तौर पर मुंतकिल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A के पिस्टन पर फोर्स F2 लगती है, जो F1 से कहीं ज़्यादा होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो राइट हैंड साइड पर था, दाईं तरफ जो पिस्टन है छोटे वाला, उस पर इन्होंने फोर्स लगाई है F1, जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं। जब इस पर फोर्स F1 लगी है तो इसने आगे फोर्स लगाई है बड़े वाले पिस्टन पे। छोटे पिस्टन के एरिया ए पर लगने वाला प्रेशर दर्ज झैल है, P इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A। पास्कल के कानून के मुताबिक बड़े पिस्टन के एरिया ए पर लगने वाली प्रेशर और छोटे पिस्टन पर लगने वाला प्रेशर यकसां होगा, तो यानी दोनों की वैल्यू सेम ही होंगी। और आपके जो बड़े पिस्टन पर लगने वाला जो फोर्स है वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो आपके पास आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाई A। अगर दोनों मसावातों का मुवाजना किया जाए, क्योंकि जहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हम आपस में कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर किया तो आपके पास आ जाता है F2 डिवाइडेड बाई A इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई स्मॉल a। F2 की वैल्यू आ जाएगी, अगर A दूसरी साइड पे हम ले जाएं तो A कैपिटल A दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास मसावात 7 या 4 क्या आ जाएगी, F2 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल A डिवाइडेड बाई स्मॉल a।
चूँकि निस्बत a/स्मॉल a 1 से बड़ी है, लिहाजा बड़े पिस्टन पर अमल करने वाली फ़ोर्स F2 छोटे पिस्टन पर अमल करने वाली फ़ोर्स F1 से बड़ी है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। इस वजह से जो F2 जो फोर्स जो बड़े वाले पिस्टन पे फोर्स फील होगी वो ज़्यादा होगी उस पिस्टन की वजह से। इस तरीके से काम करने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम को फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। मिसाल 7.2 एक हाइड्रोलिक प्रेस में 100 न्यूटन की फोर्स एक पंप के पिस्टन पर लगाई जाती है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर है। ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर के पिस्टन पर रखी गई पास की गांठ को दबाने वाली फोर्स मालूम करें। यानी कि F1 जो कि छोटे पिस्टन पर फोर्स लग रही है वो है 100 न्यूटन, और उस जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, और कैपिटल A बड़े पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला आपके पास था जो कि प्रेशर का था, जो कि आता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। यहाँ पे छोटे सिलेंडर वाले पे जो प्रेशर लग रहा है वो इस सवाल से आपको मिल जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई स्मॉल a 100 डिवाइडेड बाई 0.01 डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे प्रेशर इक्वल होता है F डिवाइडेड बाई A, तो फोर्स अगर आपने हो तो एरिया दूसरी साइड पर जाके प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है F2 इक्वल टू PA। P की वैल्यू है 10,000 और मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बड़े पिस्टन पर जो फोर्स लग रही है वो है 10,000 न्यूटन। हाइड्रोलिक प्रेस गांठ को 10,000 न्यूटन की फोर्स से दबाएगी। अच्छा, ये तो एक तरीका था जो कि स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आप ये ऊपर वाला फार्मूला लगा के एक स्टेप में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व है कि F2 इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई A। ये अल्टरनेटिव मेथड है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, उनकी वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 10,000 न्यूटन। आगे नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है गाड़ियों का ब्रेक सिस्टम। मसलन कार, बस वगैरह का ब्रेक सिस्टम भी पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है। शक्ल में दिखाए गए ब्रेक सिस्टम में माया का प्रेशर माया के अंदर हर तरफ मसावी तौर पर मुंतकिल होता है। जब ब्रेक के पैडल को नीचे दबाया जाता है तो यह फोर्स मास्टर सिलेंडर को मुंतकिल हो जाती है। इस तरह मास्टर सिलेंडर में मौजूद माया का प्रेशर बढ़ जाता है। माया का प्रेशर दाती पाइपों के ज़रिए दूसरे सिलेंडरों के तमाम पिस्टन में मौजूद माया को मसावी तौर पर मुंतकिल हो जाता है। माया के प्रेशर के इजाफे की वजह से सिलेंडरों में मौजूद पिस्टन्स बाहर की तरफ हरकत करते हैं और ब्रेक पैडल्स को दबाते हैं, जो दबकर ब्रेक ड्रम्स के साथ जा मिलते हैं। ब्रेक पैड्स और ब्रेक ड्रम्स के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स गाड़ियों के पहियों को रोक देती है। यानी आपके घरों में जो भी कार है या बाइक जिनके पास लोगों के पास मौजूद है तो उनके अंदर जो ब्रेक सिस्टम है वो भी पास्कल के कानून के मुताबिक काम करता है। इसमें आपका ये सारी डायग्राम में शो भी किया हुआ है इन्होंने। वहाँ से ब्रेक लगती है तो उसका प्रेशर डेवलप होता है पिस्टन्स के अंदर प्रेशर की वजह से आगे ब्रेक लगती है। आगे है अर्शमीदस का असूल। गैस से भरे गुब्बारे को यूं ही पानी के अंदर छोड़ा जाता है तो वह फ़ौरन पानी की सतह की जानब ऊपर उठता है। इसी तरह किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी के अंदर छोड़ने पर लकड़ी का टुकड़ा भी ऊपर पानी की सतह की जानब उठेगा। आपने मुशाहिदा किया होगा कि पानी से भरा मग पानी के अंदर हल्का महसूस होता है, लेकिन जो ही हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं वो भारी महसूस होता है। 2000 साल से ज़ायद अरसा कबल मसीह यूनानी साइंसदान अर्शमीदस ने मुशाहिदा किया कि माया के अंदर मौजूद जिस्म पर ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स अमल करती है। नतीजतन जिस्म के वज़न में नुमाया कमी का मुशाहिदा किया गया। किसी जिस्म पर ऊपर की तरफ अमल करने वाली इस फोर्स को माया के उछाल की फ़ोर्स कहते हैं। अर्शमीदस के कानून को यूं बयान किया जा सकता है, यहाँ पे बॉक्स में जो इसकी तारीफ दी गई है, जब किसी जिस्म को किसी माया के अंदर मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक डुबोया जाता है तो माया इस जिस्म पर उछाल की फोर्स लगाता है जो माया के वज़न के मुसावी होता है, जो जिस्म के डुबोने से इस जगह से परे हट जाता है। यानी कोई भी जिस्म पानी में डुबोई जाए, बेशक फुल उसको डुबो दें या आधा उसे डुबोया जाए, तो जो पानी होगा, जो माया होगा, वो भी इस पर फोर्स लगा रहा होता है। उसी फोर्स की वजह से जो आपके बहरी जहाज़ और कश्तियाँ हैं पानी के ऊपर तैरती हैं।
फ़र्ज़ करें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए और बुलंदी एच के एक ठोस सिलेंडर को पानी में डुबोया गया है, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, शक्ल 7/18 में। फ़र्ज़ करें कि सिलेंडर की बालाई और निचली सतह की माया की सतह से गहराई बिलतरतीब H1 और H2 है, यानी सतह से ले तक उसके जो नीचे पैदा होगा वहाँ तक इसकी टोटल बुलंदी H2 है, और सतह से लेकर ऊपर वाली बुलंदी तक H1 है, और उसकी अपनी हाइट कितनी है, H है। तो यहाँ पे H हाइट इक्वल आ जाता है H2 माइनस H1। अगर H1 और H2 गहराइयों पर माया का प्रेशर बिलतरतीब P1 और P2 हो और माया की डेंसिटी रो हो, तो मसावात 7/3 के मुताबिक, जो कि प्रेशर की आपने पढ़ी थी ऊपर, मसावात उसके मुताबिक P1 आपके पास आ जाएगा रो जी H1 और P2 आपके पास आ जाएगा रो जी H2। यानी जो हाइट H1 है वहाँ पे इसकी प्रेशर लग रही है P1, जैसे यहाँ पे शक्ल पर दिखाया गया है, और जो आपकी हाइट होगी H2 तो वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2 कहलाएगा। फ़र्ज़ करें कि सिलेंडर की बालाई सतह पर माया के प्रेशर P1 से लगने वाली फ़ोर्स F1 और सिलेंडर की निचली सतह पर माया के प्रेशर P2 से लगने वाली फ़ोर्स F2 है। पास F1 क्या आ जाएगा, P1A, जो फार्मूले के तहत है। तो यहाँ पे आप P1 की वैल्यू पुट करें तो F1 आपके पास आ जाएगा रो जी H1A, और F2 इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा रो जी H2A। यहाँ पे आपने डायग्राम से देख भी सकते हैं कि F1 कौन सी ऊपर की तरफ से जो फोर्स लग रही है, जो कि है उस जो सिलेंडर की थी वो फोर्स थी, और नीचे से लग रही है F2 जो माया की फोर्स उस पर लग रही है। फोर्सेस F1 और F2 सिलेंडर की मुखालिफ सतहों पर लग रही हैं। सिलेंडर पर लगने वाली हासिल फोर्स F दर हकीकत F2 माइनस F1 है, और उसकी समत फोर्स F2 की तरफ होगी। सिलेंडर पर लगने वाली ये फोर्स F माया की उछाल की फोर्स कहलाती है। जो नीचे की तरफ से जो माया जो या कोई लिक्विड फोर्स लगाएगा तो उसको हम कहेंगे उछाल की फोर्स, क्योंकि उसकी ताकत, उसकी कोशिश होती है कि किसी भी चीज़ को जो पानी में आपने डुबोई है तो उसको सतह की तरफ उछाले, इसलिए उसको हमने उछाल की फोर्स का नाम दिया गया है। सिलेंडर पर लगने वाली ये हासिल फोर्स F माया की उछाल की फोर्स कहलाती है। F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 इक्वल टू, यहाँ पे आप दोनों फोर्सेस के ऊपर वाली मसावात से वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, रो जी H2A माइनस रो जी H1A। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ निकल रही है वो आप निकाल लें कि रो जी A आगे ब्रैकेट में है H2 माइनस H1। H2 माइनस H1 ऊपर आपने देखा था H के इक्वल है, जो कि सिलेंडर की हाइट थी। वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो माया के उछाल की फोर्स इक्वल टू आ जाता है रो जी AH। अच्छा, आपने वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो AH की जगह आप कैपिटल V भी यहाँ पे 7/6 मसावात में पुट कर सकते हैं। तो माया के उछाल की फोर्स इक्वल आ जाती है रो जी V, और ये V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और ये माया का वो वॉल्यूम है जो सिलेंडर के डूबने से अपनी जगह से हट गया था। बस रो जी V अपनी जगह से हट जाने वाले माया का वज़न है। मसावात 7/6 से ज़ाहिर होता है कि माया में डुबोए गए जिस्म पर लगने वाली उछाल की फोर्स उस जगह से हट जाने वाले माया के वज़न के बराबर होती है। मसावात 7/6 में आप देख सकते हैं कि माया के उछाल की फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए वॉल्यूम के, तो इसका डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम। माया का जो वॉल्यूम वहाँ से अपनी जगह से हटा था जब आपने सिलेंडर उसके अंदर डुबोया था। जो कोई भी चीज़ आपने अगर पानी के अंदर डुबोई है तो जितना माया या लिक्विड ने अपनी जगह छोड़ दी है तो उसकी वजह से जितनी भी वो उछाल की फोर्स लगती है वो उसके इक्वल होती है, उस वज़न के इक्वल हो जाएगी, और यही अर्शमीदस का असूल कहलाता है। मिसाल 7/3 है कि एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर ज़िला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है, उस पर पानी के उछाल की फ़ोर्स मालूम करें। यहाँ एक साइड की लंबाई दी गई है L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो वहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 1 मीटर। यहाँ पे जो लकड़ी थी वो क्यूबिकल शेप में थी, तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा L3। तो इसमें वैल्यू पुट करें लेंथ की
तो उस आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर क्यूब। और पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो पानी की डेंसिटी है ये यहाँ पे दी नहीं हुई है यहाँ पे मिसाल में, तो ये आपने याद रखनी है। ये आपके न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगी, आपके एमसीक्यूज़ में भी ये पूछ सकते हैं कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है। तो पानी की उछाल की फोर्स का फार्मूला था आपके पास ρ/g/v, तो वहाँ पे आप वैल्यू ये तीनों पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 10 न्यूटन। बस लकड़ी के क्यूब पर पानी के उछाल की फोर्स 10 न्यूटन है। अगला टॉपिक है किसी जिस्म की डेंसिटी। अर्शिमीदेस के कानून से हम किसी जिस्म की डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं। जिस्म के वज़न और माया में उसके बराबर वॉल्यूम के वज़न में निस्बत इनकी डेंसिटीज़ की निस्बत के मुसावी होती है। यानी कि जिस्म की डेंसिटी फ़र्क करें कि डी है, यहाँ पे कैपिटल डी लिखा हुआ है, और माया की डेंसिटी है रो। तो जिस्म का वज़न कितना है W1। जैसे आपने ऊपर देखा है कि एक सिलेंडर है, तो फ़र्ज़ करें उस सिलेंडर का वज़न कितना होगा, W1 है और उसकी डेंसिटी है D है। तो माया के बराबर वॉल्यूम का वज़न कितना आ जाएगा, W = W1 - W2। यहाँ पर W2 से मुराद माया में ठोस जिस्म का वज़न है। W1 था जिस्म का वज़न जबकि वो बाहर था, और जब उसको माया के अंदर डुबोया जाता है तो तब उसका वज़न कितना है, W2। अर्शिमीदेस के असूल के मुताबिक W2 अपने असल वज़न W1 से W मिकदार कम होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो एक साइड पर डेंसिटीज़ हैं और दूसरी साइड पे दिया गया है वेट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D/ρ = W1/W। तो यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू आ जाती है W1/W मल्टीप्लाई बाई रो, और W की वैल्यू ऊपर जो दी गई है वो थी W1 - W2। वो आप इस मसावात में पुट करें तो आपके पास फाइनल जो मसावात आ जाएगी इक्वेशन वो होगी 7.7। इस तरीके से आप उस जिस्म की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ये मतलूबा आपके पास वज़न दिए गए हों और माया की डेंसिटी मालूम हो तो आप जिस्म की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ठोस जिस्म का हवा में वज़न W1 और पानी में वज़न W2 मालूम होने पर हम सवात 7.7 की मदद से ठोस जिस्म की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। मिसाल 7.4 है कि हवा में दाती चम्मच का वज़न 0.48 न्यूटन है जबकि पानी में उसका वज़न 0.42 है। इसकी डेंसिटी मालूम करें। तो यहाँ पे W1 जो चम्मच का वज़न है वो दिया गया है 0.48 न्यूटन, और पानी में चम्मच का वज़न कितना दिया गया है 0.42 न्यूटन। तो आपके पास दो चीज़ें दी गई हैं और डेंसिटी पानी की आपके पास होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये यहाँ पे दी नहीं गई है, आपने को याद करनी है। तो आगे डी ऊपर दिए गए फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके आप फार्मूले के ज़रिए जिस्म की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आपके पास फाइनल जो वेलोसिटी आप यहाँ पे तीनों की वैल्यू पुट करें तो फाइनल आपके पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि दाती चम्मच की डेंसिटी थी। आगे टॉपिक है तैरने का असूल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यानी जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं जैसे कश्ती है या बहरी जहाज़ वगैरह हैं, तो वो कौन से असूल पे वो तैरते हैं उसके बारे में ये टॉपिक दिया गया है। अगर जिस्म का वज़न इस पर अमल करने वाली माया के उछाल की फोर्स से ज़्यादा हो तो जिस्म माया के अंदर डूब जाता है। यानी कि अगर उछाल की फोर्स कम हो तो जिस्म क्या होगा, डूब जाएगा। अगर जिस्म का वज़न उछाल की फोर्स के बराबर या कम हो तो जिस्म माया की सतह पर तैरने लगता है। जब जिस्म किसी माया में तैरता है तो इस पर अमल करने वाली उछाल की फोर्स जिस्म के वज़न के बराबर होती है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं तो तब वो चीज़ क्या सतह पर, पानी की सतह पर तैरती है। उछाल की फोर्स माया के उस वज़न के हमेशा मसावी होती है जो जिस्म के डूबने से अपनी जगह से परे हट जाता है। इसे तैरने का असूल कहते हैं। इसकी तारीफ़ यूँ की जाती है कि किसी माया में तैरने वाला जिस्म अपने वज़न के मसावी वज़न का माया अपनी जगह से परे हटाता है। यानी जो भी चीज़ डूबती है तो उतना ही माया अपनी जगह से दाएं बाएं हट जाता है। यही चीज़ हमने ऊपर एक तजर्बे में भी आपने पढ़ी थी। और अर्शिमीदेस के असूल का अतलाक मायात और गैसेस दोनों पर होता है। आगे इसकी कुछ मिसालें दी गई हैं कि मिसाल 7.5 है कि एक खाली मेट्रोलॉजिकल गुब्बारे का वज़न 80 न्यूटन है। इसमें 10 मीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। बताइए
बताइए ये गुब्बारा अपने वज़न के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा और कितना वज़न उठा सकता है। हाइड्रोजन की डेंसिटी यहाँ पे दी गई है 0.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और हवा की डेंसिटी है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे गुब्बारे का वज़न दिया गया है W 80 न्यूटन। हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया गया है 10 की ताकत 3 मीटर क्यूब और हाइड्रोजन की डेंसिटी दी गई है जो कि है ρ1। और हाइड्रोजन का वज़न यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा आपने अशिया का टोटल वज़न जो होगा W2 वो फाइंड आउट करना है। जैसे आपने बैलून देखे होंगे तो ये बैलून ही की बात हो रही है कि बैलून का अपना वज़न इतना है और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस इतनी भरी गई है। तो अगर आप ऊपर उसको लेके जाएं फ़ज़ा में तो इसके अलावा और भी हम चीज़ें कितनी उसके अंदर रख सकते हैं, कितना वज़न वो उठा सकता है। तो वही चीज़ हम आगे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे उछाल की फ़ोर्स का फार्मूला था ρVg। तो यहाँ पे आप उछाल की फ़ोर्स के फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो आपके पास F आ जाता है 130 न्यूटन। और हाइड्रोजन का वज़न कितना था W1 इक्वल टू ρVg, वो भी इसी फार्मूले के ज़रिए आपके पास आ जाता है जो कि 9 न्यूटन। उठाए जाने वाला कुल वज़न उसका फार्मूला यहाँ पे है W प्लस W1 प्लस W2। W आपके पास दिया गया है जो कि था गुब्बारे का वज़न और W1 आपके पास आ गया है हाइड्रोजन का वज़न। उसका फार्मूला आ जाएगा W प्लस W1 प्लस W2 इक्वल टू F। यहाँ पे तीनों चीज़ें जो आपके पास मालूम है वो यहाँ पे पुट करें तो आपके पास W2 की वैल्यू आ जाएगी 41 न्यूटन। बस गुब्बारा अपने वज़न के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 41 न्यूटन का वज़न उठा सकता है। अगला टॉपिक है बहरी जहाज़ और आबदोज़ें। बहरी जहाज़ और आबदोज़ें कैसे समुंदर पर हरकत करती हैं, कैसे तैरती हैं और आबदोज़ कैसे समुंदर के नीचे जाती है और कैसे सतह पर आती है। लकड़ी का तख्ता पानी पर तैरता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस्म के वॉल्यूम के मुसावी माया का वज़न जिस्म के वज़न से ज़्यादा होता है। तैरने के असूल के मुताबिक कोई जिस्म उस वक्त पानी में तैरता है जब वो जिस्म पानी में मुकम्मल या नामुकम्मल हद तक डूबने की सूरत में अपने वज़न के मुसावी वज़न का पानी अपनी जगह से हटा दे। बहरी जहाज़ और किश्तियों के डिज़ाइन तैरने के असूल के मुताबिक बनाए जाते हैं। ये मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये पानी में उस वक्त डूबती हैं जब इनका और इन पर सवार मुसाफिरों और सामान का वज़न पानी की उछाल की फोर्स से ज़्यादा हो। यही चीज़ हमने ऊपर अर्शिमीदस के कानून में भी पढ़ी है कि जब उछाल की फ़ोर्स से ज़्यादा उनका वज़न हो जाता है तो वो चीज़ डूब जाती है, लेकिन अगर उछाल की फ़ोर्स ज़्यादा है तो वो चीज़ ऊपर पानी की सतह पर तैरती रहती है। अब दोस्त पानी की सतह पर तैरने के अलावा ज़मीन के पानी के अंदर भी सफ़र कर सकती है। ये भी तैरने के असूल के मुताबिक चलती है। ये पानी की सतह पर उस वक्त तैरती है जब इसके वॉल्यूम के मुसावी पानी का वज़न उसके अपने वज़न से ज़्यादा होता है। इस हालत में ये बहरी जहाज़ की मानंद होती है और इसका कुछ हिस्सा पानी की सतह से बाहर होता है, जैसे कि यहाँ पर शक्ल में दिखाई गई है। अब दोस्त इसका आधा हिस्सा पानी के बाहर है। इसमें टैंक लगे होते हैं जिन्हें समुद्री पानी से भरा और खाली किया जा सकता है। टैंकों में समुद्री पानी बढ़ने पर अबदोज़ का वज़न बढ़ जाता है और जो ही उसका वज़न उस पर अमल करने वाली उछाल की फोर्स से ज़्यादा होता है, ये पानी में गोता लगाती है और पानी के नीचे चली जाती है। पानी की सतह पर वापस लाने के लिए टैंकों में भरा समुद्री पानी खारिज कर दिया जाता है। जब किसी अबदोज़ ने सतह पर आना हो तो उसके टैंकों में से पानी निकाल देते हैं, तो उसकी जो उछाल की फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से वो सतह पर आ जाती है। नीचे है मिसाल 7.6। एक 40 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा बार्ज जिसकी दीवारें अमुदी हैं पानी में तैरता है। मज़ीद 1,25,000 न्यूटन कार्गो के इजाफे से वो कितना डूबेगा। यहाँ पे एक बहरी जहाज़ जो कि कार्गो जहाज़ है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। उसे हम एरिया निकालेंगे इसका, जो कि लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, उसे आपके पास एरिया इसका आ जाता है 320 मीटर स्क्वायर आ जाता है। और उसने वज़न कितना उठाया हुआ है जो अजाफी है 1,25,000 न्यूटन। ये कहते हैं वो पहले भी पानी पे वो तैर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जब हम अजाफी वज़न डालते हैं तो फिर वो पानी के अंदर कितना नीचे जाएगा। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू होती है ρVg जो कि उछाल की फ़ोर्स थी। यहाँ पे उछाल की फ़ोर्स W की इक्वल है उसके वेट के वज़न के, तो यहाँ पे ρVg इक्वल टू W आ जाएगा जो कि उसका वज़न है। तो ये चीज़ें उसमें वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें तो इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा।
माया का वॉल्यूम, वो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर क्यूब। तो गहराई का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा H इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए। वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो यहाँ पे H अगर आपने फाइंड करना है तो एरिया दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें वॉल्यूम और एरिया की, तो आपके पास H की वैल्यू आ जाती है 0.04 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाता है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है अगर कार्गो जहाज़ पे अगर अजाफी 1,25,000 न्यूटन वज़न उसके अंदर रखा जाए तो वो पानी के अंदर 4 सेंटीमीटर गहराई तक मज़ीद डूबेगा। अगला हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को उर्दू में हम कहेंगे लचक। हम जानते हैं कि जब किसी रबड़ बैंड को खींचा जाए तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी जिस्म को स्प्रिंग बैलेंस पर रखा जाए तो स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकाए गए वज़न के बायस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर लगे स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है। यानी किसी चीज़ को, रबड़ को अगर हम खींचें तो उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई में इजाफा हो जाता है। इसी तरह अगर स्प्रिंग आपके पास मौजूद है उसको भी एक सिरे को आप खींचें तो उसकी भी लंबाई क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ऐसी फोर्स जो किसी शय की शक्ल, लंबाई या वॉल्यूम में तब्दीली पैदा करे डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। अक्सर सूरतों में अजसाम डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने से अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस लौट आते हैं। आगे इसकी डेफिनेशन है कि किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर अपनी असल जिसामत और शक्ल में वापस लौट आए इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे आपने अगर स्प्रिंग की एग्जांपल लें तो अगर आप स्प्रिंग को एक सिरे से खींचें तो जो खींचेंगे तो वो डिफॉर्मिंग फोर्स होगी जो उसे अपनी हालत से दूसरी नई हालत में लेके आती है। लेकिन आप स्प्रिंग को अगर छोड़ दें और छोड़ने के बाद वो स्प्रिंग अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाए तो इसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी या लचक। आगे इलास्टिसिटी से रिलेटेड दो टॉपिक्स हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का ताल्लुक ऐसी फोर्स से है जो जिस्म में बिगाड़ पैदा करती है। इसकी तारीफ यूँ की जाती है, वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा करे स्ट्रेस कहलाती है। अगर हम स्प्रिंग की मिसाल लें तो स्प्रिंग को जो हम जिस फोर्स से हमने उसे खींचा था तो उस फोर्स को हम कहेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इक्वल आ जाता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया के। तो ऐसा यूनिट में स्ट्रेस का यूनिट आ जाता है न्यूटन फी मरबा मीटर। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्ट्रेन की। स्ट्रेस की वजह से किसी जिस्म की लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में तब्दीली हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से जिस्म की असल लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में तब्दीली की निस्बत को स्ट्रेन कहते हैं। अगर स्ट्रेन किसी जिस्म की लंबाई में तब्दीली पैदा करे तो ऐसी स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आ जाता है लंबाई में तब्दीली डिवाइडेड बाई असल लंबाई। फॉर एग्जांपल अगर असल लंबाई उसकी थी, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग की बात करें, उसकी 10 सेंटीमीटर थी तो उसको हमने खींच के किया 15 सेंटीमीटर तक ले गए हैं। तो यहाँ पर लंबाई में तब्दीली कितनी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो असल लंबाई उसकी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो वो वैल्यू आप पुट करें तो वो टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान निस्बत है। आगे स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों को आपस में एक रिलेट करने के लिए एक लॉ है जिसे हम हुक का कानून कहते हैं। मुशाहिदात से पता चलता है कि किसी जिस्म की लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में बिगाड़ उस पर लगाई जाने वाली स्ट्रेस पर मुनहसर है। हुक के कानून की तारीफ यूँ की जाती है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी जिस्म में पैदाशुदा स्ट्रेन उस पर लगाई जाने वाली स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। और अगर यहाँ पे डायरेक्टली का साइन ख़त्म करें तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को दूसरी साइड पर लेके जाएं तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। हुक का कानून एक मखसूस इलास्टिक लिमिट के अंदर मादे की तमाम अक़साम यानी ठोस, मायात और गैसेस के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए लागू होता है। इलास्टिक लिमिट से पता चलता है कि किसी जिस्म पर एहतियातन कितनी स्ट्रेस लगाई जा सकती है कि इसकी लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में मुस्तकिल बिगाड़ पैदा ना हो। दूसरे अल्फाज में ये वो लिमिट है जिसके अंदर जब जिस्म पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए तो जिस्म अपनी असली लंबाई, वॉल्यूम या शक्ल में वापस लौट आता है। जब स्ट्रेस इस लिमिट यानी इलास्टिक लिमिट की हद से गुजर जाए तो जिस्म में मुस्तकिल बिगाड़ पैदा हो जाता है और स्ट्रेस हटाने के बावजूद वो अपनी इब्तदाई हालत में वापस नहीं आता। अगला हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस।
फ़र्ज़ करेंगे एक सिलाई की लंबाई एल नाट, यहाँ पे जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसको हम नाट पढ़ते हैं, एल नाट और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। सलाख को वज़न डब्ल्यू के बराबर एक बैरूनी फोर्स एफ से खींचा जाता है और खींचने पर इसकी लंबाई एल हो जाती है। तो हुक के कानून के मुताबिक जिस्म की इलास्टिक लिमिट के अंदर इस स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की निस्बत कांस्टेंट होगी। स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की इस निस्बत को यंग मॉडुलस कहते हैं। इसको यूं लिखा जाता है कि यंग मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल वाई से शो करते हैं, इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। फ़र्ज़ करें कि सलाख की लंबाई में तब्दीली डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल क्या आ जाएगी, फाइनल उसकी जो पोजीशन थी और माइनस जो उसकी पहले वाली इब्तदाई पोजीशन थी। तो स्ट्रेस का फार्मूला आपके पास था फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एफ डिवाइडेड बाई ए। तो टेंसाइल स्ट्रेन आपके पास है एल माइनस एल नाट डिवाइडेड बाई एल नाट। एल माइनस एल नाट इक्वल आ जाता है डेल्टा एल के, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नाट। डेल्टा शो कर रहा है चेंज को, तो y इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें वैल्यू अगर पुट करें तो आपके पास y आ जाएगा f डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई बाई एल नाट डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट की थी डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल नाट, डिवाइड किया था, लेकिन ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यूज़ उलट हो जाती हैं। तो नीचे 7.12 में आ जाता है y इक्वल टू एफ एल नाट डिवाइडेड बाई a डेल्टा एल। सिस्टम इंटरनेशनल में यंग मॉडुलस का यूनिट न्यूटन फी मरबा मीटर है। राइट साइड पे जो टेबल दिया गया है येलो कलर का, जहाँ पे यंग मुख्तलिफ मटेरियल के यंग मॉडुलस की वैल्यू दी गई हैं, जो कि आप देख सकते। आगे है मिसाल 7.7। 1 मीटर लंबी स्टील की तार के 5 ज़रब 10 की ताकत -5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर 10,000 न्यूटन फोर्स लगाने से उसकी लंबाई 1 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। स्टील की तार का यंग मॉडुलस मालूम करें। यहाँ पे आपके पास फोर्स भी दी गई है, लंबाई भी दी गई है, और डेल्टा एल जो लंबाई में इजाफा हुआ था, लंबाई में इजाफा इन्होंने यहाँ पे इन्होंने लंबाई में इजाफा 1 मिलीमीटर दिया गया है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो आपके पास आ जाता है 0.001 मीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास है 5 ज़रब 10 की ताकत -5। फार्मूला जो आपके पास था y इक्वल टू एफ एल नाट डिवाइडेड बाई a डेल्टा एल, उसमें ये सारी वैल्यू पुट करें तो y की आपके पास वैल्यू आ जाती है 2 ज़रब 10 की ताकत 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल 7.7 के साथ आपके चैप्टर नंबर 7 का इख्तिताम होता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।